हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे परिवार जो है पीटीएफ परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम बार बार यही कह रहे थे कि न्यूज़पेपर आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या क्या एंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो डेली आप इस तरीके से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से तैयारी बहुत अच्छा होता है। चाहे करंट अफेयर्स में आप पीटी की बात करें या मेंस की बात करें, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। करंट अफेयर्स में अगर करंट अफेयर्स को आप बेहतर करना चाहते हैं कि आपका व्यापक दृष्टिकोण बन जाए, आपकी पकड़ अच्छी हो, तो उसके लिए आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। जैसे आप देखते होंगे यूपीएससी और बीपीएससी के जो बच्चे हैं, खास करके जो विद्यार्थी हैं, वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं न्यूज़पेपर पे, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है मेंस का लगभग 50 से 60% हिस्सा को कवर करता है। अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में भी आपको 50 से 60% हिस्सा ही कवर करेगा, और लगभग पीटी की बात कर दिया जाए तो 30 और 32 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न जो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का होता है, वो सारे के सारे जो प्रश्न है आपको न्यूज़पेपर से ही पूछा जाता है। न्यूज़पेपर के बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई मैगजीन ऐसा पढ़े, तो हम लोग ज़्यादातर अपने विद्यार्थी को प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल ही बोलते हैं पढ़ने को। सटीक किताबें हो, सटीक चीज़ें हो, योजना कुरुक्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो मेंस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। न्यूज़पेपर का ही कटिंग है, आप देखते होंगे। डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए ताकि आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्वाड का उद्देश्य किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये बात कहा, है ना। अब हमें ये देखना है कि हमें पीटी व्यू से क्या इसमें देखना है और मेंस के व्यू से क्या देखना है, आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि डेली ये चीज़ें बताया जा सकता है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखते होंगे कि क्वाड का जो उद्देश्य है, कहा जा रहा है कि किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे में क्या कहा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि क्वाड का उद्देश्य किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, और एससीओ और ब्रिक्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरह जो आप संगठन दिख रहा है आपको, एससीओ की बात करें, है ना, एससीओ की बात करें या ब्रिक्स की बात करें, या बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका निर्माण हुआ, और यहाँ पे कहता है कि उसी की तरह जो क्वाड है, क्वाड भी समान विचारधारा वाला देशों का एक समूह हो जाता है। क्या है? एक समूह हो जाता है जो सकारात्मक एजेंडे पर काम कर रहा है। बाकी बीच में अगर आपके पास न्यूज़पेपर होगा तो कोशिश करिएगा कुछ गहराई में जाकर के पढ़ने का। हमें जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको उस चीज़ पे फोकस कराई। आगे देखेंगे हम लोग। अगला जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2024 में जो रिपोर्ट आपको मिला था, इसके द्वारा तो फोर्ब्स पत्रिका ने एक जारी किया, और उसने ये बताया कि सबसे ताकतवर देश कौन है। एक ताकतवर देश की सूची तैयार की, जिसमें लगभग यानी कि 10 देश उसमें शामिल हुए, और 10 देशों में भी आपका देश जो भारत है वो शामिल नहीं हुआ। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत का 12वां स्थान हासिल हुआ है ना। 12वां स्थान है वो हासिल हुआ है। देखिए, हमें यहाँ से वो चीज़ें समझ में आएगी कि 1 से लेकर के जो 10 कंट्री हैं, उन्होंने किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति किया। भारत क्यों इस देश में शामिल नहीं हुआ? अगर आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते होंगे तो राजनीतिक जो हालचाल है, जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत सरकार झूठा वादा और इरादा आपके सामने करती है, खास करके देखिए कभी कभी हम स्पष्ट बोल देते हैं, ये सब चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। भारत सरकार अगर देश की तरक्की, खास करके हम यही कभी कभी कहते हैं, सोचते हैं कि अगर हम, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, जैसे अमेरिका, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे में यहाँ पे अमेरिका की बात करें, यहाँ पे अमेरिका हो जाता है। जैसे में हम लोग चीन की बात करें, जैसे हम लोग रशिया की बात करें, जर्मनी की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, है ना, जापान की बात करें, सऊदी अरबिया की बात करें, है ना, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, तो सारे जो कंट्री हैं अपने अपने क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा डेवलप है, उस क्षेत्र पे उनका दबदबा बढ़ते जा रहा है, उसमें अन्वेषक होते जा रहे हैं, उसमें खोजी होते जा रहे हैं, और उसमें उनका प्रगति बहुत ही ज़्यादा होते जा रहा है।
लेकिन भारत किस पक्ष में और किस तरफ जा रहा है, ये भी कभी कभी सोचने वाली बात हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, खास करके जो वहाँ के सर्वोच्च पद पे जो विराजमान होते हैं, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात किया जाए या किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट की बात किया जाए, उन लोगों का ब्रेन जो होता है दिमागी रूप से बहुत ही सशक्त होते हैं। खास करके ये बातें नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम आपसे कहते हैं। इसीलिए कभी कभी ये होता है कि उस सत्ता पे बैठने वाला, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री बनने वाला या उस सर्वोच्च पद पे बनने वाला कोई अच्छा ही पढ़ा लिखा, कोई ज्ञानी, बुद्धिज्म ही आदमी होना चाहिए, ताकि आपके देश की तरक्की, बिल्कुल जब हम भी पढ़े अमेरिका की तरह, चाइना की तरह, ब्रिटेन की पढ़ने लगें, और मुझे ऐसा सोर्स अगर प्राप्त हो जाए तो लगे, मतलब समझिए कि गर्व से हमारा छाती अगर चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का हो जाए, तो इसमें कितनी मतलब मज़ेदार वाली बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऐसा कुछ नहीं हो पाता। और हालांकि अभी भी भारत की अगर बात करें तो बहुत ऐसा स्तर है जहाँ से पिछड़ गया है। हम भारत की अगर बात करें तो बहुत ऐसे एरिया है, बहुत ऐसा एंगल है, बहुत ऐसा आयाम है जो बराबरी पाकिस्तान से भी नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान को बार बार एक भावनात्मक रूप से ज़रूर उद्वेलित कर देते हैं वोट बैंक के लिए, लेकिन इसका फ़ायदा आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें बेहतर होते जा रहा है, और भारत की स्थिति क्या हो जाती है, पिछड़ जाती है। आपकी स्थिति नेपाल और भारत, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, 3 देशों से भी पिछड़ा हुआ बहुत ऐसे चीज़ों में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए 2024 में भी आप, खैर छोड़िए, आगे की बात है। यहाँ पे कहा था कि अमेरिका वैश्विक महाशक्ति, प्रौद्योगिकी, वित्त और मनोरंजन में अग्रणी है। अमेरिका तकनीकी कंपनियों का घर है, तकनीकी कंपनियों का घर है। इसीलिए पूरी दुनिया में अगर अर्थव्यवस्था और ताकतवर देश की बात करें तो अमेरिका अब अपना दबदबा बना चुका है। उसी तरह से हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, हम चाइना की बराबरी भी नहीं कर सकते जितने क्षेत्र में वो डेवलप हो गया है। बल्कि हम डेवलप किस में दिखाएं? डेवलप इस क्षेत्र में हम दिखाते हैं कि भारत की आबादी पूरी दुनिया में अब नंबर 1 पे हो गई है ना। इसके पहले चाइना थी, अब हमारा देश जो है, जो भारत है, वो नंबर 1 पे आबादी के मामले में हो गया। और सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे श्रीलंका, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी हो जाती है, आपको तो समझना चाहिए सब चीज़ को, आप तो समझदार आदमी हैं, है ना। क्योंकि आपसे डिमांड किया जाता है कि आप अपने देश का जो नेतृत्व है कम से कम अपने कंधे पर बड़ा सोच समझ के करें। हमने पढ़ा भी, हमने देखा भी कि श्रीलंका जो धर्म की आड़ में किस तरीके से बर्बाद हो गया, उससे भी हम लोगों ने नहीं सीखा। और फिर से भारत 2023-24 जो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है, खैर छोड़िए, वो चीज़ें बड़ा ख़राब लगने लगता है, हम बोलना नहीं चाहते आपको। बड़ा दुख की बात हो जाता है जब पढ़े लिखे लोग इस बात पे अगर चर्चा करने लगते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि हम अपने इतना खूबसूरत लोकतांत्रिक कंट्री, इतना खूबसूरत BR अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, वो भी सही तरीके से काम नहीं करता। अमेरिका इस बात को तवज्जो देता और कहता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत जो संविधान है पूरी दुनिया में, भारत के संविधान लिखा गया वो भी डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। अगर उस संविधान को ही सही तरीके से लागू कर दिया जाता तो देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ही आ जाता। ये ब्रेन उन लोगों के बारे, मतलब उन लोगों के बारे में ऐसा कुछ विचार है जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में और भारत के बारे में ऐसा सोच और ऐसा समझ रखते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं, जब हम बहुत अध्ययन करते हैं, जब बहुत सारा दुनिया का खबर रखते हैं, तब हमें पता चलता है। क्योंकि हम लोग कभी कभी जाति, धर्म, छुआछूत, ऊंच नीच, धर्म के चश्मा पहन करके हम लोग कभी कभी चीज़ों को पढ़ते हैं। बल्कि ये सब चीज़ें सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों को उतार करके ही पढ़ना चाहिए, और इससे परे होकर के, इससे बहुत दूर होकर के ये सब काम करना चाहिए, है ना। नैतिकता, बौद्धिकता, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सारा चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर रशिया हम लोग देखेंगे, रशिया, चीन की बात करें तो चीन कहता है कि दूसरे स्थान पर है। चीन विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 5G में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति कर रहा है ना। रूस अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और सैन्य क्षमताओं से वैश्विक भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जर्मनी की बात करें, आप लोग के पास पेपर होगा, जरूर पढ़िएगा। जर्मनी यूरोपीय संघ की हरित ऊर्जा पहल में अग्रणी है। और लंदन में देखें कि स्टार्टअप के लिए एक केंद्रीय केंद्र है। और दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो देखिए प्रौद्योगिकी और क्वाड में वैश्विक नेता बना हुआ है।
यहाँ पे कंट्री क्यों सबसे ज़्यादा डेवलप है, कभी आपने सोचा? पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। युवाओं को सरकार बहुत ज़्यादा तरजीह देती है। हमारे भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या जो है युवाओं का है, और जिस देश में युवा की आबादी सबसे ज़्यादा हो उस देश को तरक्की और विकास सबसे ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसका इस्तेमाल कोल्हू की बैल की तरह भारत सरकार करती है, या कोई भी राज्य इसका इस्तेमाल करती है। जैसे हम लोग अगर अमेरिका की बात करें और चाइना की बात करें, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी की अगर बात करें, तो वहाँ पे युवाओं पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो ध्यान देती है। अगर ऋण की बात करें या उसको लगता है कि कुछ अन्वेषण करने की बात हो, कुछ डिस्कवरी करने की बात हो, कुछ अपना स्टार्टअप करने की बात हो, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करती है। लेकिन जब भारत की बात हो तो भारत में कोई भी यही बोलता है कि पकौड़ा तल लो, सब्जी बेच लो, कहीं रेडिया लगा लो, कहीं कुछ ऐसे कर लो। यानी कि जो ब्रेन है, जो एक युवाओं के मन में जो एक चाहत अपने देश के प्रति बहुत बड़ा चीज़ करने का, वो सब चीज़ें क्या हो जाता है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। क्योंकि देश का जो राजनीति आप देखते होंगे ये बहुत ही ख़राब है ना। और ये मेरी बातें हैं, ये ना हो जाए कि बहुत ख़राब लगने लगे, ठीक है। यही सब चीज़ें मूल्यांकन करने की ज़रूरत हो जाता है, यही सब चीज़ें समझ की बात हो जाती है। और यही सब चीज़ें जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि हम भारत कितने पिछड़ गए हैं बाकी देशों से, है ना। बल्कि इतने देश को आज़ाद हो गए, लेकिन हमने अपनी प्रगति कुछ चीज़ों में ज़रूर किया। जैसे आबादी की बात करें तो हमारे लिए सकारात्मक तो है, लेकिन इसका फ़ायदा अगर हम लोग करें, जो राजनीति में बैठने वाला कोई व्यक्ति समझदार पढ़ा लिखा अगर होता तो शायद हमारी बराबरी चाइना, रशिया ऐसे लोग भी नहीं कर पाते। लेकिन जब भी हम देखते हैं तो इन सारे लोगों में भी हम अपने देश को शुमार होता हुआ नहीं देख पाते हैं, है ना। तो जैसे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जापान की बात देखेंगे तो जापान में क्या कहता है, जापान अपनी कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए जाना जाता है। सऊदी अरबिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम उत्पादन सऊदी अरब की संपत्ति है। इसके पास दुनिया का 17% क्या है, ये तेल का भंडार हो जाता है। हम लोग सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, जो लोग कहते हैं ना कि यह रेत का एक देश है ना, जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ नहीं है क्या, लेकिन हमारे कंट्री से बहुत ही ज़्यादा विकसित है। उसके पास मात्र एक ही चीज़ तो है और हमारे पास अनगिनत चीज़ें हैं, फिर भी हम यहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है। कभी कभी ये भी नज़र आता है कि राष्ट्रीय नेताओं ने एक बात कहा था कि आप अपने देश की तरक्की और विकास चाहते हैं तो सत्ता पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाइए जो देश के साथ साथ आपके अंदर जो भूभाग में रहने वाले जो युवा हैं उनका कल्याण कर सके। युवाओं की शक्ति जिस दिन बन गई ना, विद्यार्थी को तो रोड पे मारा जाता है, क्या यहाँ पे ये सब चीज़ें होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई अपने आंतरिक कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है। किस पे, तो आंतरिक अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और यूएई वैश्विक तेल उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, अपना दबदबा बनाया। आगे हम लोग देखेंगे, जरूर न्यूज़पेपर पढ़िएगा, इसका फ़ायदा बहुत मिलता है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे कहता है कि IIM अहमदाबाद विश्व के प्रमुख 25 संस्थानों में भारत का स्थान क्या होगा, तो QS रैंकिंग हम लोग देखते हैं। यहाँ पे QS रैंकिंग में आप देखिएगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, उसमें भारत के स्थान क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वैश्विक QS विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान, है ना, अहमदाबाद की बात करें तो व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन श्रेणी में विश्व के 25, है ना, शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। जबकि IIM बेंगलुरु और, है ना, बेंगलुरु और क्या हो जाएगा, बेंगलुरु और IIM कलकत्ता शीर्ष 50 संस्थानों में शामिल हो जाता है। ऐसे भी कभी कभी हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ भी दें, है ना। आगे देखेंगे, आपको टोटल पढ़ना है ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, कहा देश में राजशाही लौटे, है ना। अगर हम लोग देखिए तो आधुनिक अगर काल की बात करें तो आधुनिक काल में लोकतंत्र का जो समझिए कि जो उदय हुआ वो ब्रिटेन से ही माना जाता है।
ब्रिटेन को कहा जाता है कि यह लोकतंत्र का यह जन्मदाता है। आधुनिक मतलब काल की अगर हम लोग बात करें तो तब जा कर के लोकतंत्र जो सबसे खूबसूरत मॉडल रहा, उस चीज़ को बहुत सारी कंट्री ने क्या किया, अपना लिया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अपवाद स्वरूप अगर हम लोग बात करें तो एक कंट्री है जिसका नाम है नेपाल। वो राजतंत्र को ही ज़्यादा तवज्जो देती है। हालांकि बाद में इस चीज़ पे जिक्र किया गया था, बाद में इस चीज़ को वो भी लोकतंत्र की समझिए कि अगुवाई कर रहे थे। लेकिन अभी जो आंदोलन हो रहा है वहाँ पे, अभी आप अगर देखेंगे तो वो लोग सबसे ज़्यादा राजशाही फिर लौट जाए, ये वो लोग चाहते हैं, है ना। तो बहुत जगह प्रॉब्लम है। हम तो सिविल सर्विसेज का तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। देश विदेश में जो भी हो रहे खबर है उसका मूल्यांकन करना है, उसका समीक्षा करना है, उसका अध्ययन करना है। देखिए न्यूज़पेपर में क्या होता है ना कि अगर आप विद्यार्थी सिविल सर्विसेज के हैं तो आपको पता होना चाहिए और आपको क्या पढ़ना चाहिए, उस न्यूज़पेपर से क्या निकालना चाहिए, आपकी ज़रूरत की चीज़ें क्या है, ये समझ विकसित होना ज़रूरी है। जैसे मानते हैं कि अगर एक सोने का व्यापारी, एक हीरा का व्यापारी है तो सीधे वो बिज़नेस समझिए कि फ्रंट पे जाएगा और वहाँ से देखेगा सोना चांदी हीरे मोती का जो मूल्य है उसके बारे में वो समझिए कि वहाँ से जायजा लेगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिक्स का व्यक्ति है, जैसे यही पेपर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाता है, राज्यपाल तक जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बड़े बड़े जो पोस्ट पे जो विराजमान जो पदाधिकारी हैं उनके पास भी जाता है। वो लोग भी अपने तरीके से अपने काम की चीज़ें वहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे लोकल टाइप से जो लोग हैं, लोकल, वो भी चाहते हैं कि लोकल चीज़ें की जानकारी हो, तो लोकल भी वहाँ पे समाचार मिलता है, वहाँ भी वो निकाल लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि कभी कभी बहुत वैसे विद्यार्थी हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि हमको पढ़ना क्या है, क्या इसमें से निकालना चाहिए। और पेपर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और उनको बात ये पता होना चाहिए कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें क्या है। सारे लोग अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसी न्यूज़पेपर से निकाल लेते हैं, तो फिर आपको तो इसमें माहिर होना चाहिए, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। देखिए इसमें कहता है कि नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है और राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इसके लिए नारे लगा रहे हैं, है ना। हिंदू राष्ट्र की बात है। प्रदर्शनकारी इसके लिए नारे लगा रहे हैं, वे देश में फिर से राजशाही लागू करने की मांग कर रहे हैं। बताइए कौन ऐसा लोग होगा जो ये चाहेगा कि हम मध्ययुगीन व्यवस्थाओं में फिर से जिए, है ना, मध्ययुगीन व्यवस्थाओं में फिर से जिए। जब भारत में देखिएगा एक प्रश्न भी आता है इतिहास में, यूपीएससी में अगर आप देखते होंगे तो देखिएगा प्लासी का जो युद्ध है उसमें कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध जो है मध्ययुगीन की समाप्ति होती है और आधुनिक युग का प्रारंभ होता है ना। फिर हमने कभी भी अपने आप को मुड़ करके पीछे नहीं देखा और आज हमारा जो भारत है वह एक बड़ा खूबसूरत लोकतांत्रिक देश हो जाता है। हालांकि पूरी दुनिया में हमने एक अपना संस्कृति, एक सभ्यता में पहचान बनाई है, वो एक अलग ही मिसाल पैदा करता है। भारत के बारे में ये भी कहा जाता है कि भारत अन्य जाति, पंथ, मतलब धर्मों में बटा हुआ है और ये विविधता तो है, लेकिन विविधता में एकता ही ये सबसे यूनिक बनाता है, सबसे विशेष बनाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब बात राजशाही लागू इसलिए होने की बात हो रही है कि जहाँ पे हिंदू राष्ट्र काम करेगा, है ना, जहाँ पे हिंदू राष्ट्र काम करेगा वहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता नहीं चाहिए, वहाँ पे लोगों को समानता नहीं चाहिए, वहाँ पे लोगों को बंधुत्व नहीं चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पे राजशाही का मतलब क्या होता है, तानाशाही सरकार हो, है ना, वहाँ पे लोगों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं और सरकार की शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनके जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार है वो कम और नगण्य हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जो विराजमान सत्ता पे आसीन जो अधिकारी होता है, जो राजा और सम्राट होता है, उनकी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा होती है। और आज के ज़माने में, आज के समय में राजशाही ये बहुत ही समझिए कि विचार करने वाली बात है, ये समीक्षा की बात हो जाता है, ये सोच विचारने वाली बात हो जाता है। ठीक है, तो ये भी मुद्दा है। हो सकता है कि ऐसे प्रश्न भी, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ते हैं ना, तो इंटरनेशनल रिलेशन में डायरेक्ट इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए न्यूज़पेपर का अध्ययन करना ज़रूरी है और इससे आपको खुद पता चलेगा, उसके मूल्यांकन के संदर्भ में आपको बहुत सारी जानकारी जो है वो मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कहता है कि वैज्ञानिक जो प्रामाणिकता को बढ़ावा देने से, है ना,
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कहता है कि वैज्ञानिक प्रामाणिकता को बढ़ावा देने से होम्योपैथी में लोगों का विश्वास दृढ़ होगा। और ये हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये बात कहा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि होम्योपैथी की स्वीकार्यता एवं लोकप्रियता को और बढ़ाने में अनुसंधान एवं क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व में होम्योपैथिक दिवस पर यहाँ केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि होम्योपैथिक को कई देशों में एक सरल और सुलभ उपचार पद्धति के रूप में अपनाया गया है। तो ये सब जरूर याद रखना चाहिए, है ना। ये पूछा जा सकता है आपसे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या होता है। कहता है भारत को यूएनए में कई अहम निकायों की जिम्मेदारी मिली है ना। भारत को यूएनए में कई अहम निकायों की जिम्मेदारी मिली है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान लगातार बढ़ता जा रहा है और देश को संयुक्त राष्ट्र में कई अहम निकायों की जिम्मेदारी मिली और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने अपने 17 सहायक निकायों में रिक्तियों को भरने के लिए मंगलवार को चुनाव करवाया। इससे भारत को 8 अहम निकायों के लिए चुना गया। भारत को मतदान करने वाले 53 सदस्यों में से 41 के वोट मिले, जो विजेता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पे इनका नाम है जगजीत पवाड़िया, है ना। जगजीत पवाड़िया को बड़ी उपलब्धि मिली किस क्षेत्र में, तो भारत की जगजीत पवाड़िया ने अंतर्राष्ट्रीय स्वपावक नियंत्रण बोर्ड, है ना, तीसरी बार निर्वाचित होकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहाँ पे वो तीसरी बार इस पोस्ट पे विराजमान हुई है और यह उपलब्धि उनके लिए मिलता है ना। यह भी पूछ सकता है आपसे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा भारत छोटे देशों में डिफेंस अटैची नियुक्त करने की तैयारी, है ना। डिफेंस जो अटैची है उसको नियुक्त करने की तैयारी है। क्या हो सकता है, तो भारत पहली बार कई छोटे बड़े देशों में स्थित अपने दूतावासों उच्चायोगों में डिफेंस यानी कि मिलिट्री अटैची नियुक्त करने जा रहा है। जिन देशों में डिफेंस अटैची की नियुक्ति होगी वे इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, है ना, फिलीपींस, आर्मेनिया और पोलैंड है। ये सब याद रखिएगा किन किन देशों में होगा। ये सवाल आपसे हो सकता है पूछा जाए, है ना। किन किन देशों में है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये इथियोपिया हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाता है, आइवरी कोस्ट हो जाएगा, फिलीपींस हो जाता है, आर्मेनिया हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा। ऐसा बदलती भू राजनीतिक स्थितियों में राजनीतिक मजबूती के लिए किया जाएगा, है ना। इसी के साथ भारत छोटे से अफ्रीकी देश जिबूती में भी डिफेंस अटैची की नियुक्ति करेगा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिबूती वही देश है जहां पर चीन ने अपने नौसैनिक अड्डा बना रखा है ना। क्यों बना रखा है, जब जिबूती की बात करें तो जिबूती में देखिएगा, जिबूती क्या है, लाल सागर और गल्फ की खाड़ी में प्रवेश मार्ग के करीब का देश हो जाता है ना। और जब यहाँ पे चीन अपना नौसैनिक अड्डा बनाएगा तो एक चिंता का विषय तो छोड़िए ही, और सामरिक दृष्टिकोण से भी वो महत्वपूर्ण उसके लिए हो जाता है ना। तो सारा चीज़ें हम लोग अगर देखेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हम पढ़ के आपको सुना नहीं सकते, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हमने दृष्टि करने का कोशिश किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए, है ना। न्यूज़पेपर आपके पास होगा, इस तरीके से ज़रूर महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें हैं आपके सिविल सर्विस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ें तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ हमारा करंट अफेयर्स जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। और बीपीएससी का अगर विद्यार्थी आप हैं या अदर सिविल सर्विसेज या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पीटी और मेंस के लिए बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि एसडीजी को हासिल करने के लिए अरबों डॉलर निवेश की ज़रूरत पड़ी। यूएनए का एक रिपोर्ट है, इसमें कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास पर खरबों डॉलर से अधिक निवेश करने और वित्त पोषण और अंतर को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्त जुटाने के वास्ते तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता बताई गई है ना। एसडीजी को हासिल करने के लिए
है ना। जैसे इस टोटल आप पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और देखिए इसमें कहता है कि इसके लिए अब सालाना 4.2 लाख करोड़ डॉलर की आवश्यकता का अनुमान है, जो पहले 2.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक था। कोविड-19 महामारी, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, जलवायु आपदाओं और वैश्विक जीवन यापन से ये तब समझ में आएगा जब आप इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मेंस में, ठीक है। चलिए आगे और एक और पॉइंट देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए कहता है कि बालिका सशक्तिकरण मिशन की तैयारी, है ना। बालिका सशक्तिकरण मिशन की तैयारी हो जाता है। जैसे देख सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी एकीकृत जो बिजली कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड अपनी प्रमुख कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल जो बालिका सशक्तिकरण जो मिशन है का नया संस्करण लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और मिशन हम लोग कहेंगे कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, और इसका उद्देश्य उनके नेतृत्व गुणों की पहचान करने का और उनको पोषण करना, ये क्या हो जाता है, एक उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके कटिंग हैं जो हम डेली आपको कोशिश करेंगे कराने का, ताकि आपको भी जानकारी हो, है ना। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे एक आदत लग जाएगी और आपकी समझ जो है वो विकसित हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करिए। डेली जो है, रोज़ जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग। हमको नहीं